हेलो दोस्तों। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, वो भी एक नहीं दो की बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में एक जनरल फॉर्म बताई गई थी। तो वो जनरल फॉर्म क्या थी? वो जनरल फॉर्म थी ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस टी एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस ऐसे करते करते एक्स की पावर कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पर एक्स की पावर ख़त्म हो जाती है। मान लो यहाँ पे जेड पे ख़त्म हो रही है, मतलब कितना भी हो सकता है, वो जेड एक कांस्टेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक्स की पावर क्या होगी? ज़ीरो, फिर इजिकल टू ज़ीरो। तो ये जो है ये क्या है? एक जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, जिसकी डिग्री यहाँ पे होती है। मतलब मैक्सिमम डिग्री जो है उसकी एक्स या वाई जो भी वेरिएबल होता है उसकी डिग्री से हम बताते हैं कि वो मैक्सिमम डिग्री कितने की है। तो लीनियर इक्वेशन की क्या बात हुई? लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक्स की वैल्यू अगर वन कर दें, सॉरी एन की वैल्यू अगर हम वन कर दें, यानी डिग्री अगर हम एक कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसे बनेगा, कैसा दिखेगा वो लीनियर इक्वेशन? कुछ ऐसा दिखेगा वो लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल। वेरिएबल कितना है? एक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर दो वेरिएबल की बात की जाए तो वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल कौन से हैं? एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। वेरिएबल का वो मतलब होता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, फिक्स नहीं है। इक्वेशन या कैलकुलेशन के दौरान उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ए और बी और सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है। क्योंकि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको चेंज नहीं करा जा सकता। जैसे कि अगर 3 है, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं आगे चल के 3 को मैं 4 या फिर 5 या कुछ भी और नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन ये वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, या माइनस में कुछ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये हमें टू वेरिएबल, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, ये पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि अगर ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको हम पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानने का तरीका यही है कि उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो कितनी होगी? 1 होगी सबसे पहले तो ये। ठीक है, और उसके अंदर वेरिएबल्स जो होंगे जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, 2 से अगर ज़्यादा हुए तो वो मोर देन 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन हम 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन होती है, मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का। वो होगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये होगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो नहीं है, इसका क्या मतलब है? यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखें और इसकी वैल्यू देखें, इन दोनों का स्क्वायर करें और उन दोनों का सम करें तो वो 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसा कब हो सकता है? अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव का सम कभी 0 से तो कम होगा नहीं, ये तो कन्फर्म हो चुका। अब बात करते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 किस केस में हो सकता है? अगर b की वैल्यू 0 हुई तभी भी ये 0 नहीं होगा। अगर a की वैल्यू 0 हुई और b की वैल्यू कुछ है तो भी 0 नहीं होगा। अगर दोनों की वैल्यू 0 है तभी ये उस केस में 0 होगा।
इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी ये जो है ये क्या है, ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए एक साथ, कोई एक जीरो हो सकता है। इसका मतलब कि अगर एक जीरो हुआ तो वो टू वेरिएबल्स का तो हुआ ही नहीं। तो चलो देखते हैं वो भी। अगर मान लो b की वैल्यू जीरो हो गई, अगर b की वैल्यू जीरो हो गई और a की वैल्यू कुछ है, तो यानी ax प्लस जीरो, b की वैल्यू जीरो, y प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो यहाँ नहीं है, इसको हमें, तो अगर हम एक तरह से देखें तो ये क्या है, ये एक टू वेरिएबल की इक्वेशन है। कैसे, एक वेरिएबल ये, दूसरा वेरिएबल है, लेकिन इसका कांस्टेंट क्या है, जीरो है। तो दो वेरिएबल हो गए। तो ऐसे आप कहोगे कि ये जो है, इससे पहले ये जो गिवन था, ये तो वन वेरिएबल नहीं, ये भी टू वेरिएबल है। हम इसको कंसीडर वन वेरिएबल कर सकते हैं, टू वेरिएबल कर सकते हैं, थ्री वेरिएबल, कितने वेरिएबल भी का कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जो फॉर्म लिखी होगी उसकी ये लिखी होगी, वो हम अपने इक्वेशन के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे अगर हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो हम टू वेरिएबल को दिखाने के लिए यहाँ पे y भी ऐड कर देंगे, लेकिन वो y कैसे होगा, विद कांस्टेंट जीरो, ताकि उसकी कोई वैल्यू अफेक्ट ना करे इस इक्वेशन को। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ax प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो y की तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये तो हम जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ समझे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आप इसे सिंपल तरीके से समझिए कि ए और बी दोनों की वैल्यू साथ में जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर साथ में जीरो नहीं है तो वह एक लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि डिग्री दोनों की वन होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल मीनिंग की। किसके ग्राफिकल मीनिंग की, इसके सॉल्यूशन के। तो सबसे पहले इसको देखते हैं सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो अगर हम बात करें कि वन वेरिएबल, ठीक है, अगर हम वन वेरिएबल की बात करते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे जो हमारा ये है ए एक्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स है जो वेरिएबल है, बाकी कुछ नहीं है वेरिएबल। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल अगर है तो हमें एक ही इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि टू वेरिएबल्स है, अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स है तो हम उसको कैसे करेंगे। टू वेरिएबल्स है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, थ्री वेरिएबल है तो थ्री इक्वेशन चाहिए, फोर वेरिएबल है तो फोर इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब जितने वेरिएबल्स हैं हमें उतनी इक्वेशन चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो उसको दो इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। तो कैसे, अगर a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, या c1 इधर भी लिख सकते हो, वो हिसाब से अपने a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, x और y की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल वहाँ भी होगा, वेरिएबल यहाँ भी होगा, तभी तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, दोनों इक्वेशन में बस कांस्टेंट बदल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने के तरीके आपने सीखे होगा, इसको पहले क्लास 9th में आपने इसको सोल्व करने के तरीके सीखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करने के तरीके देखेंगे। सोल्व करने का एक बता भी दूंगा किस तरीके से सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, और वैसे भी इसका जो है, इसको सोल्व करने का जो तरीका है 9th में नहीं, इसी को ही आगे मतलब गिवन है, 10th में इसके तरीके गिवन है कि किस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जस्ट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इसके बाद क्या है, इसको भी सोल्व करने का तरीका हम देखेंगे आगे। अभी मैं इसको अभी ही बता दूंगा कि कैसे सोल्व करते हैं, और आगे चल करके इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें इसको बता भी रखा है कि किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, ये शायद इसी चैप्टर में है ना। हाँ, तो इसी चैप्टर के आगे वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि इसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि अगर मान लो कि एक इक्वेशन है हमारे पास, वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है कि हम अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी एक इक्वेशन मान लेते हैं। वो इक्वेशन है जैसे मान लो 2x प्लस 3y इजिकल टू 5। क्या, 2x प्लस 3y इजिकल टू 5, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें क्या, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इजिकल टू 5, और 2 प्लस 3 इजिकल टू 5, और 2
और 3 5 5 इक्वल टू 5। इसका मतलब ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि x और y की वैल्यू जो होगी वो 1 और 1 होगी। ठीक है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये भी देखते हैं हम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस। अब ज्योमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ग्राफिकल मीनिंग। ठीक है, मतलब ग्राफ में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ में ये कैसा दिखेगा, तो इसका ग्राफ में ये ऐसा है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, ईच लीनियर इक्वेशन जो है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक पॉइंट देता है। कैसे पॉइंट देता है, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे देता है वो, जैसे 1,1 दे दिया, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, यानी एक्स कोमा वाई ऐसे करके लिखते हैं हम, तो 1,1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको जो है हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ हमारा क्या होता है, ये जिसमें क्वाड्रेंट बने होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस वाई होता है, ये माइनस वाई होता है। ठीक है, तो ये प्लस एक्स और प्लस वाई है, तो प्लस एक्स और प्लस वाई यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा ये वैल्यू जो है 1,1। 1,1 मान लो यहाँ पे है 1,1। अब जो ये लाइन है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ये जो लाइन है ये जो इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एवरी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ठीक है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी टू वेरिएबल की जो इक्वेशन है, लीनियर टू वेरिएबल की इक्वेशन हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी टू वेरिएबल की जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये ऊपर जो है ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी एक लाइन, यानी ये दो अलग अलग लाइन्स हैं। ठीक है, तो वो लाइन कैसी होगी, कैसी भी हो सकती है, वो लाइन कहीं से भी जा सकती है, मान लो वो लाइन कैसी भी हो सकती है। अब यहाँ पे इसकी एक और वैल्यू लेकर के अभी मैं इसे कर देता हूँ। चलो मान लो ऐसे कोई लाइन है ये, ठीक है, ये ऐसे कोई लाइन है, तो ये लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 3y = 5। जब इसे हम थोड़ा और अच्छे से सोल्व करेंगे तब इससे देखेंगे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है विद टू वेरिएबल। ठीक है, जो कि है, तो वो एक लाइन फॉर्म करेगा, बिल्कुल फॉर्म कर दिया यहाँ पे लाइन। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा हमें एक पॉइंट, वो भी उसी लाइन पर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, यानी कि अगर एक इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन आता है 1,1 या 1,7 1,5 कुछ भी आता है, 2,5 कोई भी वैल्यू आती है, एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आएगी वो उस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस लाइन पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा अगर उसका सॉल्यूशन है तो। अगर नहीं है सॉल्यूशन तो क्या होगा, तो उसके लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे उसके अगल होगा, चाहे बगल होगा, चाहे कहीं और होगा, लेकिन इस लाइन पर नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है हमने कैसे निकाला। ठीक है, और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकाला उसको हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन इसको कैसे ड्रॉ करेंगे तो उसे देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x है + 3y = 5, इसी इक्वेशन के साथ हम चलते हैं, ये है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे x ले लें और यहाँ y ले लें और एक टेबल बना लें, कुछ इस तरीके का टेबल। ठीक है, अब इस तरीके का टेबल हमने क्यों बनाया, जिससे कि हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन की बात करते हैं। इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3y = 5 - 2x और y = 5 - 2x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये हमारा 3। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 रखा इस इक्वेशन में, अगर x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, यानी ये इस इक्वेशन का मतलब यही होगा। तो x की वैल्यू 0 रखने पे ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा 5/3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3 y की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, तो अगर y की वैल्यू 0 रख दूँ मैं तो x की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं यहाँ से
2x इजिकल टू, अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो पूरा 0 हो जाएगा, 2x इजिकल टू 5, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये चीज़ को देखें तो, और अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं 0,5/3, x की वैल्यू 0 यहीं पे ही होगी, 0,0 यहीं होता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5/3। 5/3 का मतलब ये हो गया हमारा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ कहीं आएगा, यानी ये हो गया मेरा। ठीक है, यानी ये मेरा जो है ये पॉइंट क्या है 0,5/3। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो 5/2, 5/2 यहाँ कहीं आएगा, यहीं कहीं, और 0 यहीं पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा पहले होगा 5/2, 5/2, 0, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था दो, अगर किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए उसके। अगर 2 पॉइंट मिल गए हमें तो हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट मिल गए, अब उसको हमें क्या करना है, जस्ट एक्सटेंड कर देना उसको मिला करके आगे तक, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, यानी कि वो कर्व करती हुई जाए। ठीक है, अब अगर हम कहें तो हमने तो एक सॉल्यूशन निकाला था 1,1, क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं है, और वो सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन कैसे है, तो मैं बता देता हूँ कि जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, ठीक है, हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और लाइन पे जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हर पॉइंट की जो वैल्यू होगी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, समझ आ रहा है। हर लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक लीनियर वो होगा, लीनियर लाइन होगी। ठीक है, तो लीनियर लाइन पे जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ, मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो कोई सा भी पॉइंट अगर हम उठा करके उस लीनियर इक्वेशन पे पुट करें, उस इक्वेशन में डालें, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है 1,1 को भी सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, क्योंकि 1,1 डालने पे हमें जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो 1,1 है वो सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन वाली लाइन पे है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पे 0 जो लिया है, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 0 लें या 5/2 लें या 0 लें। 0 हम क्यों लेते हैं, 0 इसलिए लेते हैं ताकि वो जो है इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, सोल्व करने में आसानी हो। क्योंकि अगर हम एक वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो वो हमारी एक लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल बन जाता है। 1 वेरिएबल को सोल्व करना कितना आसान होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया था x की वैल्यू, तो सिर्फ y की वैल्यू बची, तो y की वैल्यू यहाँ से हम आसानी से निकाल लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, अगर 1 लोगे तो y की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में अगर हम देखें, चलो करके देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ x की वैल्यू 1 ले लूँ मैं यहाँ पे, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो आप, चाहे कितनी भी वैल्यूज़ ले लो, लेकिन वो आएगा उसी लाइन पे ही। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 3y = 5, ये है 3y = 5 - 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 3/3 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितनी भी वैल्यूज़ ले लो वो सब के सब जो है इसी लाइन के इक्वेशन पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक चीज़ और पर। ठीक है, वो ये है कि दो लाइन जब हम बनाते हैं, ठीक है, दो पेयर ऑफ लाइन्स जब बनाते हैं तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे तो हमने अभी देखा सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन की, एक लाइन के इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर दो लाइन का इक्वेशन हो तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, तो हम उसको दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 इक्वेशंस हो, ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन देखा विद 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स,
टू लीनियर इक्वेशन कह दूँ मैं, टू लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी ऐसे रिप्रेजेंट होगा जैसे ये है, इसके साथ में जो दूसरी है वो कैसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, कैसे भी हो सकती है। मैं ये एरो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, ये आगे भी जाएगा, इसलिए मैं ये एरो लगा देता हूँ जिससे कि इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं नॉर्मली अगर यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एंड हो चुका है, इधर भी एंड हो चुका है। या अगर हम ऐसे दिखाएं ये, तो ये यहाँ से ये दिखाते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ से बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर ये एंड हो चुकी है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो लाइन जब बनानी है हमें किस तरीके से बनानी है, वो एरो के साथ बनानी है ताकि ये रहे कि ये जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो 3 कंडीशंस हैं उसकी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टू पेयर्स ऑफ लाइंस इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी कैन हैपन। अगर 2 लाइंस है हमारे पास लीनियर इक्वेशन वाली, ठीक है, तो उसके 3 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जो दोनों लाइनें हैं वो क्या करें, इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पर, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि 2 लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर। दूसरा क्या हो सकता है, द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करें, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो पैरेलल होंगी, ठीक है, दैट इज दे आर पैरेलल, ठीक है, तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और तीसरा केस क्या हो सकता है, द टू लाइंस विल कोइंसिडेंट, तो तीसरा केस हो सकता है कि वो दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, तो वो ऐसा केस हो सकता है। इन तीनों केसों के अलावा कोई चौथा केस नहीं हो सकता पॉसिबल। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ऐसा हो तो कैसा हो, तो मैं बता देता हूँ एक बारी। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक केस तो मैंने ये बता दिया कि वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा केस मैंने बताया कि वो पैरेलल होगा या तो, और तीसरा केस मैंने बताया या तो वो कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। कुछ लोग सोचेंगे कि अगर ऐसा हो कि एक लाइन ऐसे जा रही हो और दूसरी लाइन थोड़ी सी तिरछी होकर के ऐसे जा रही हो, फिर तो अगर इन दोनों लाइनों को देखें तो ये तो कट भी नहीं कर रही है और पैरेलल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के इसको कट कर रही है, ठीक है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं उसे एक पॉइंट पे कट करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर ही नहीं सकता है। कोई भी टू पैरेलल इक्वेशन जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल वो कोइंसिडेंट ना हो, ठीक है। अगर कोइंसिडेंट है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इनफाइनाइट पॉइंट पे वो टच करेगा, ठीक है। अगर वो इस तरीके से जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी भी एक एंगल पर, अगर बहुत माइन्यूट एंगल पर भी वो अगर टिल्ट है तो आगे जाके इनफाइनाइट पोजीशन पे कहीं ना कहीं उसको कट कर ही देगा। लेकिन अगर वो पैरेलल है तो वो कहीं भी नहीं कट करेगा, चाहे उसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, ठीक है, क्योंकि उसके जब डिस्टेंस ही बराबर है, वो बराबर डिस्टेंस में हमेशा चलते जा रहा है, तो कभी कट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर यही एक लाइन ऐसे सीधी हो और दूसरी लाइन थोड़ी सी टिल्ट हो, थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी भी टिल्ट है तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो चलता ही जाएगा ऐसे सीधे। लेकिन इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो उसको कट करके इस तरीके से निकल जाएगा, और यहाँ पर तो ये इससे दूर ही जाता जाएगा क्योंकि ये थोड़ा टिल्ट है और ये तो सीधी है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पर वो उसे कट करेगा। तो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो 2 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स की सिर्फ यही 3 कंडीशन बनती हैं, ठीक है, जिसमें एक में क्या होगा कि कट करेगा, दूसरा पैरेलल होगा, तीसरा कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा एक्सरसाइज आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या है कि 1-2 एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज देख लेंगे, ठीक है। जो एग्जांपल हैं उनको देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है, एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।